तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना है बोल लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, सभी सही है। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विभाजन या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक स्थलाकृति के संबंध में। कैसे करना है, क्या करना है, सभी कंफ्यूजन को दूर करके पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। बस आपको यहां पर थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। कमेंट करना नहीं है बार बार बीच में क्लास में। सभी अपने कमेंट बंद कर दीजिए। आई होप मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, वीडियो क्वालिटी सही होगी, सब कुछ सही चल रहा होगा। बफरिंग अगर बीच में हो तो मैं फिर से कहूंगा आप थोड़ी देर वेट करें, वीडियो चलने लगेगा। तो चलिए शुरू करें दोस्तों। एक बार बोल दीजिए यस, तो शुरू करते हैं फिर हम अपनी क्लास। सारी चीजें सही हैं अगर तो ठीक है, बोल दीजिए। चलिए यस, शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। ये देखिए हेडिंग दिख रही है आपको, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे कोशिश करूंगा। एकदम से नोट करने में फोकस नहीं करना है। मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, तो आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। कमेंट बंद कर देंगे, कमेंट करना बंद कर देंगे, मैं किसी के कमेंट भी नहीं देख रहा हूं अभी। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश है, हमारा राज्य है, इसको प्राकृतिक रूप से किस तरीके से विभाजित किया गया है, इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, जैसे उस समय मैंने लास्ट क्लास के खत्म होते होते मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर अगर देखें, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से कैसे विभाजित किया जा सकता है, ये हमने देखने की कोशिश की थी उस दिन। तो देखिए, 4 भाग हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक रूप से। क्या कह रहे हैं? टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे करें नेचुरल क्लासिफिकेशन इंग्लिश मीडियम वाले, भौतिक विभाग भी कहते हैं, भौतिक प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं जब हम प्राकृतिक रूप से विभाजन करते हैं तब। क्लियर है? कमेंट करना छोड़ के रिफ्रेश करेंगे अगर तो क्लास स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, आपको एक बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। देखिएगा, लैपटॉप से फिलहाल समस्या आ रही है, जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल से वीडियो चलाइए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के इस नक्शे को मैं प्राकृतिक रूप से विभाजन कर रहा हूं। देखिएगा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला भाग है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का नाम क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगा। ये आपका है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। जशपुर सामरी पाट प्रदेश, दिमाग में बैठाते चलिएगा। रटना तो है ही, फैक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा दिमाग में मैप बनाते चलिएगा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये बीच वाला भाग है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। और नीचे वाला भाग है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार। ये 4 भागों में बेसिकली बांटा जाता है। ओके, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है महानदी बेसिन, उसके बाद है दंडकारण्य पठार, उसके बाद है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और सबसे छोटा प्राकृतिक रूप से विभाजित जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वो है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। क्लियर है? सबसे बड़ा महानदी बेसिन होने वाला है, दूसरे नंबर पे दंडकारण्य का पठार, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, और सबसे छोटा जशपुर सामरी पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ का कितना एरिया इसके अंतर्गत शामिल है, यह प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में अननेसेसरी नहीं पूछे जाते हैं, और खासकर इस प्रकार के आंकड़े तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कितना एरिया आ रहा है।
फिर भी अगर आप चाहे तो बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर एरिया की बात करें इसके अंतर्गत, तो एरिया अगर परसेंटेज वाइज बात करें, पूरा छत्तीसगढ़ का 100% है क्षेत्र, उसमें कौन सा भाग कितना प्रतिशत है वो आप देखेंगे यहां पर फिलहाल। चलिए देखें, ये जो सबसे बड़ा भाग है 50.34% है महानदी बेसिन, पूरे छत्तीसगढ़ का 50 पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 50.34% ये होने वाला है। अकेला कौन? महानदी बेसिन सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या मैंने बताया था? दंडकारण्य का पठार, जो होगा पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91%। 28.91%। सारी चीजें सही चल रही है, ठीक है ना? ओके, 28.91%, 50.34%। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसको याद करिए 16-16 16-16 16-16 मतलब 16.16%। 16.16%। और जशपुर सामरी पाड़ प्रदेश आपका आएगा 4.59%, सबसे छोटा। ये क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत में देख रहे हैं, प्रतिशत क्षेत्रफल देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ अगर 100% है उसका क्षेत्रफल, तो इस प्राकृतिक प्रदेश का पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितना प्रतिशत शामिल है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा याद करिए 50.34%। क्लियर? उसके बाद आपका 28.91% दंडकारण्य का पठार, पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91%। पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16%। और जशपुर सामरी पाठ प्रदेश 4.59%। क्लियर है? चलिए, इतना अपने दिमाग में बैठा लिया। ये 4 क्लासिफिकेशन बारी बारी से पूरा डिटेल देखना है। अब एक और बात समझ लीजिए, पढ़ तो रहे हैं, अच्छी बात है। प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है, इसके पहले मैं आपको यह भी समझा देना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। प्राकृतिक प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन किया जा रहा है, तो यहां पर भारत के जो मुख्य भूभाग है, और बेसिकली बोले तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का भाग आता है। तो प्राकृतिक रूप से विभाजित करें तो कौन से प्राकृतिक मुख्य भूभाग का हिस्सा छत्तीसगढ़ है, ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, कौन कौन से पहाड़ आते हैं, कौन कौन से समतल भूमियां हैं, कौन कौन से बेसिन है, ये सब की चर्चा इस चैप्टर में हमको करनी पड़ती है। स्थलाकृति के बारे में पढ़नी पड़ती है, भूगर्भिक संरचना जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। कौन से खनिज पाए जाते हैं उसकी बात करनी पड़ती है। मतलब प्राकृतिक रूप से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को आपको जानना है, ठीक है? ये पढ़ना है। सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा? ये मैं मिटाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, देख लीजिए, आंकड़े याद कीजिए। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहला पोर्शन हम देखने वाले हैं ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला पोर्शन है ये आपके सामने, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पहला पोर्शन, ठीक है? ये आपकी हेडिंग रहेगी, पहला पोर्शन। क्या हेडिंग नहीं डाल पाया यहां पर मैं, क्या रहेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा, मैप का उत्तरी हिस्सा दिख रहा होगा आपको। ये पोर्शन से लेकर पूरा यहां तक ये आपका जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है। और ये जो हिस्सा है जशपुर सामरी पाठ प्रदेश का, उसको मैंने अलग से नीचे बनाकर रखा है। तो आज का उद्देश्य हमारा इन दोनों प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन करना है पूरी तरीके से। किन किन आधारों पर? सबसे पहले विस्तार बात करेंगे कि उसका विस्तार कहां से कहां तक है, भूगर्भिक संरचना क्या है, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, मिट्टी क्या है, वनस्पति कौन सी मिलती है, फसल क्या है, जलवायु क्या है उस क्षेत्र की, अपवाह तंत्र कौन सा किसके अंतर्गत आता है, औसत ऊंचाई उस क्षेत्र की कितनी है, स्थलाकृति मतलब पहाड़ है, पठार है, कौन कौन से, अधिकतम ऊंचाई क्या है, इन सब की चर्चा होगी। उसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट में भी जो आपको बताऊंगा वो भी आपको नोट करना है, ध्यान देना है, ठीक है? अरे वीडियो को अभी डाउनलोड क्यों करना है आपको? वीडियो को डाउनलोड अभी क्यों करना है भाई? मत कीजिए ना डाउनलोड, अभी चुपचाप देखिए इसको। अच्छा, बाद में जो वीडियो आपके ऐप में है वो बिल्कुल डाउनलोड होगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो थोड़ा समय दीजिए, बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो जाएगी, डाउनलोड होगा एप्लीकेशन में, ठीक है? अपडेट करिएगा ऐप को। चलिए, अब मैप को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, अब इसको पूर्वी बघेलखंड क्यों कह रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का यह हिस्सा आपको पश्चिमी दिखाई दे रहा होगा, उत्तर पश्चिमी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको पूर्वी बघेलखंड क्यों कह रहे हैं? तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इस वाले क्षेत्र में, मतलब इस वाले क्षेत्र के पूर्वी भाग में, पूर्वी इधर, माफ कीजिए,
ये आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग दिख रहा है, लेकिन पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी भाग आएगा छत्तीसगढ़ का, तो ये बघेलखंड का पठार कुछ इस तरीके से पूरा एक्सपांशन है, पूरा इस तरीके से। क्या? बघेलखंड का पठार, मतलब बघेलखंड के पठार का एक्सपांशन मध्य प्रदेश में भी है। और चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में आता है, तो जब हम इस पूरे बघेलखंड की बात करें तो इस बघेलखंड का पूर्वी भाग, इस बघेलखंड का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में आ रहा है, तो इसी वजह से इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे हैं। अंतर क्लियर है? ठीक है, चूंकि पूरा बघेलखंड का पठार इस तरीके से है, इस बघेलखंड के पठार का उत्तरी भाग, ये पश्चिमी भाग है, वो उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रहा है, इस कारण इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे हैं। ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू कह सकते हैं। ओके क्लियर? पश्चिमी बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ये पूरा एक्सपांशन है बघेलखंड के पठार का। क्लियर है? अब इसके बाद ये तो एक्सपांशन हो गया। 16.16% छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का पूरा कवर करता है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब एक और बात, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है या बघेलखंड का पठार है, ये किस मुख्य अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको पता होगा सोन नदी जो है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, वो छत्तीसगढ़ के इस उत्तरी भाग से प्रवाहित होती है। और चूंकि जिस क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है वो क्षेत्र काफी पोर्शन जो है बघेलखंड का पठार कवर कर रहा है, इस कारण इस क्षेत्र को क्या कह रहे हैं? सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रख रहे हैं। क्लियर है? अपवाह तंत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, जहां से नदी प्रवाहित होती है उसके आसपास का क्षेत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। या बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जाकर एक जब बड़ी नदियों में मिलती है, तो उस पूरे क्षेत्र को, जहां से बहुत सारी नदी जाकर एक बड़ी नदी में मिल रही है, उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? बता देंगे एरिया भी, डोंट वरी। अभी जो चीज महत्वपूर्ण है उसको पहले आप फोकस करिएगा। एरिया नोट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया नोट करवा देंगे। चलिए, जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार का एरिया याद रखना है तो कर लीजिए, 21,863 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। चलिए कर लीजिए नोट, क्या दिक्कत है? ये देखिए, ठीक है, 21,863 वर्ग किलोमीटर आपका है पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल। कर लीजिए। अननेसेसरी क्या है, मैं एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा तो बता रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ, फिर भी ठीक है कर लो। 16.16% प्रतिशत वाइज वर्ग किलोमीटर में 21,863 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। हो गई बातें, कवर कर लेंगे। ये हो गया सोन नदी अपवाह का तंत्र का भाग कौन सा? बघेलखंड का पठार। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से उपविभाग आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब नेचुरल डिवीजन आते हैं। सब नेचुरल डिवीजन मतलब ये तो मुख्य भूभाग हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसको और कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से, उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राकृतिक प्रदेश और कैसे क्लासिफाई हो सकता है उपविभागों में, तो वहां पर पाए जाने वाले पहाड़ों के अनुसार या पहाड़ी श्रृंखला के अनुसार, पर्वत श्रेणी के अनुसार, पहला। ठीक है, माउंटेन रेंज के हिसाब से। दूसरा, ये सारे मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में बहुत काम आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। प्रायद्वीप मतलब होता है पेनिनसुलर पोर्शन, पेनिनसुला, पेनिनसुला। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला। ठीक है, जो भारत का जो भूभाग 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। इंग्लिश मीडियम वाले क्लियर है? जो चीज रहेगा पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अननेसेसरी कमेंट नहीं करना। अब एक चीज देखो, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी प्राकृतिक विभाग को और कैसे क्लासिफाई करते हैं? पहला, पर्वत श्रेणी के हिसाब से। दूसरा, पठार कौन कौन से है उसके हिसाब से। तीसरा, वहां पर कौन कौन से मुख्य बेसिन है। बेसिन, बेसिन उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जो भी नदी का जल है या वर्षा का जल है इकट्ठा होता है। ठीक है, उस पूरे एक प्लेट नुमा आकृति को बेसिन कहा जाता है, जहां पर जल इकट्ठा होता है।
क्लियर? तो बेसिन के अनुसार, पर्वत श्रेणी के अनुसार और पठार के अनुसार क्लासिफाई करते हैं प्राकृतिक प्रदेश को उपविभागों में, सब डिवीजन में, सब नेचुरल डिवीजन में। क्लियर? चलिए भाई, अब देखिए कौन कौन से उपविभाग आएंगे इसके अंतर्गत। पहला याद रखिए इस वाले पोर्शन में सुहागपुर बेसिन। सुहागपुर बेसिन चाहे तो फटाफट नोट कर सकते हैं, पहला पोर्शन, पहला उपविभाग इस क्षेत्र का सुहागपुर बेसिन। दूसरा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, एक्सपांशन कहां से कहां तक पूरा बताएंगे, डोंट वरी, अभी मैप में लोकेट करो। सुहागपुर बेसिन देख रहे होगे छत्तीसगढ़ के ऊपर है, मतलब सुहागपुर बेसिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। और ये सुहागपुर बेसिन कहां पर है, बेसिकली मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस वाले क्षेत्र को देखें, कोरिया जिला है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्लियर? पूरा एक्सपांशन यहां तक होने वाला है, जिला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस वाले पोर्शन में पूरा दिख रहा होगा रिहंद बेसिन, रिहंद नदी प्रवाहित हो रही है, रिहंद बेसिन। ठीक है? जस्ट उसके साइड में कह सकते हैं उत्तर पूर्व में कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन के उत्तर पूर्व में कन्हार बेसिन। आई थिंक इंग्लिश मीडियम वालों को दक्षिण, पूरब, उत्तर ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश इतना कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन याद करते चलिए, लोकेट करते चलिए। जिला भी याद होना चाहिए, कोरिया जिला इधर सूरजपुर साइड में, ऊपर बलरामपुर, इधर सरगुजा, इधर जशपुर। ये जिला आपको याद होना चाहिए भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, जिले का लोकेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, जस्ट नीचे आएंगे हसदेव रामपुर बेसिन, इसको पूरा कर लीजिए। ये क्या है? हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक? उसके अलावा ये जो बीच का पोर्शन है सरगुजा बेसिन, वैसे तो इस पूरे भूभाग को सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? इस पूर्वी बघेलखंड के पठार को सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन यहां पर सरगुजा बेसिन का है। क्लियर है? तो बेसिन कौन कौन से? रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, हसदेव बेसिन, सरगुजा बेसिन, 4 बेसिन याद हो गए। क्लियर? नीचे देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी दिखेगा। क्या दिखेगा? रामगढ़ की पहाड़ी, बहुत बार हमने पढ़ा है रामगढ़ की पहाड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से। यह रामगढ़ की पहाड़ी का एक्सपांशन सरगुजा में। नीचे देखेंगे छुरी मातरिंगा की पहाड़ी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलती है, लेकिन उदयपुर की पहाड़ी का मुख्य रूप से एक्सपांशन रायगढ़ और कोरबा के क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है? तो यहां पर देखिए बाउंड्री खत्म हो रही है, नीचे कोरबा जिला, इधर इधर बिलासपुर जिला, इधर रायगढ़ जिला। तो छुरी मातरिंगा की पहाड़ी मुख्य पोर्शन इधर है और थोड़ा सा कोरबा रायगढ़ में भी है नीचे की तरफ। लोकेट करते चलिए नीचे कौन कौन सा, देखिए ये तो कोरिया हो गया, इधर आपका सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर। जशपुर इसमें शामिल नहीं है फिलहाल, ध्यान रखिएगा। नीचे आएंगे इधर बिलासपुर पड़ेगा आपका, ये आपका कोरबा है, ये आपका रायगढ़ है इधर नीचे। मैप में क्लियर है इतनी सारी चीजें? ठीक है? वही सब एरिया जो नदी जहां से प्रवाहित हो रही है, जिस क्षेत्र में आकर छोटी बड़ी नदियां मिल रही है, अपोहा तंत्र कह सकते हैं, और उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। ठीक है? समतल भूभाग या प्लेट नुमा भाग जहां पर जल इकट्ठा होता है नदियों का, या बहुत सारी छोटी नदियां बड़ी नदी में जाकर मिलती है, उस क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। और वो जो तंत्र स्थापित होता है, सिस्टम जो स्टेब्लिश होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, और उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। समतल भूभाग या प्लेट नुमा भूभाग बेसिन कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है? लोकेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब विस्तार में यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा। इतना हमने समझ लिया कौन कौन से उपविभाग आ गए। सुहागपुर बेसिन पहला, दूसरा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तीसरा रिहंद बेसिन, चौथा कन्हार बेसिन, पांचवा हसदेव रामपुर बेसिन, छठवां सरगुजा बेसिन। ये मुख्य उपविभाग आ गए। अब ये रामगढ़ और छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, उपविभाग के रूप में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ना। रामगढ़ की पहाड़ी है, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी है, ये कुछ अलग उपविभाग नहीं है। ठीक? क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ी, छोटी छोटी मतलब बहुत ही कम एरिया में ये पहाड़ी का एक्सपांशन है, उपविभाग में नहीं बांटा गया इनको। तो उपविभाग में 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा। सुहागपुर छत्तीसगढ़ का भाग नहीं है। विस्तार देखिए जिलों के रूप में, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूरा पूरा कोरिया जिला, पूरा पूरा कोरिया जिला, पूरा पूरा सूरजपुर जिला, पूरा पूरा सूरजपुर जिला। ठीक है? सरगुजा जिला,
लेकिन सरगुजा जिला में मैन पाट और सीतापुर तहसील को छोड़कर, ठीक है। अगला बलरामपुर, उत्तरी बलरामपुर का भाग, उत्तरी मत कर लीजिए, इसको कर लीजिए पश्चिमी, कर लीजिए पश्चिमी, ठीक है। पश्चिम बलरामपुर का भाग, पूरा कोरिया, पूरा सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला किस तहसील को छोड़कर, मैनपाट और सीतापुर को छोड़कर, जो जशपुर के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी बलरामपुर का भाग, पश्चिमी बलरामपुर का वो भाग जिसमें सामरी पाट, कुसमी पाट ना आते हो। कौन ना आते हो, लिख लो इसमें, जिसमें सामरी और कुसमी तहसील ना आते हो, क्योंकि सामरी और कुसमी तहसील जशपुर पाट प्रदेश में आएंगे। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, लोकेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल पॉइंट कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें पॉइंट करने का, फिर मैं ना सब कुछ भर दूंगा तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ओके, अच्छा, पठार, पहाड़, हिल, ये सबको क्लासिफाई किया जाए तो देख लीजिए, उसको भी क्लासिफाई कर देते हैं दोस्तों। पहाड़ किसको बोलेंगे, ये पहाड़ है, ठीक है। पर्वत, ये नुकीला पोर्शन है ऊपर, और ऊंचाई अधिक ऊंचाई बोल सकते हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के इस श्रेणी को पहाड़ कहते हैं या पर्वत कहते हैं, ठीक है। ऐसा ऊंचा भूभाग जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है, ठीक है, उसको कहेंगे पहाड़। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई लगभग, इसमें कोई डेफिनेशन ऐसा कोई क्लियर शॉट नहीं है कि किसको पहाड़ बोलेंगे किसको पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, पर्वत बोल लीजिए। दूसरा, ऐसा कुछ उठा हुआ भूभाग, ऊंचा भूभाग जिसका ऊपरी भाग समतल हो, पठार कहलाता है, प्लेटू कहलाता है, ठीक है, प्लेटू कहलाता है। ऐसा उठा हुआ भूभाग जिसका ऊपरी सतह समतल हो, पठार या प्लेटू कहलाता है। बाकी मैदान तो आपको पता है समतल होता है, ठीक। चोटी मतलब इन पर्वत श्रृंखला के बीच में जो ये आपका पीक होता है, इसको चोटी बोलते हैं। और क्या बताऊं, इसमें सारी चीजें क्लियर है ये फिर, ठीक है। पहाड़ी, अगर यही पहाड़ या पर्वत की हाइट छोटी हो जाए उसको पहाड़ी बोलेंगे, छोटा पहाड़ पहाड़ी कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला पोर्शन, जिला विस्तार हो गया। मैं सब कुछ बताऊंगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में सब कुछ है, थोड़ा वेट करिए। कमेंट करके दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मैं सारी कुछ बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्शन है भारत के भी कुछ मुख्य भूभाग का हिस्सा होगा, तो ध्यान रखिएगा। पूरा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पूरा छत्तीसगढ़, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंदर रखा गया है। जैसा कि आपको बताया मैंने, प्रायद्वीपीय मतलब होता है पेनिनसुला, भारत का वो भूभाग जो तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये वाला जो भारत का पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो समुद्र से घिरा हुआ है, ये गुजरात वाला भी शामिल कर लो, महाराष्ट्र गुजरात, तो इस वाले पूरे भूभाग को पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ हमारा कहां है, यहां पर है, तो छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आएगा, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा भारत के, जिसको प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के रूप में क्लासिफाई किया गया है। आंसर सीजीपीएससी ले चुका है 2017 में। दूसरी बात, अब ये प्रायद्वीपीय भाग इतना बड़ा है, इसके अंतर्गत और भौतिक प्रदेश होंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश है ये इस तरीके से दक्कन का पठार। क्या, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। तो छत्तीसगढ़ इस भूभाग के अंतर्गत भी आता है। तो अब प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि वो पूरे इस पेनिनसुला को पूछ रहा है, प्रायद्वीप को पूछ रहा है, कि इस दक्कन के पठार का भाग पूछ रहा है।
छत्तीसगढ़ दोनों बार ये प्रश्न पूछ चुका है, दोनों बार मतलब दोनों प्रश्न पूछ चुका है, एक प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत और एक डेक्कन के प्लेटू के अंतर्गत। क्लियर है? ठीक है, तो दक्कन के पठार का भाग है, साथ ही साथ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। एकदम क्लियर है क्या? अभी सभी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। फिर जो कुछ बच जाएगा वो आप मुझे बता दीजिएगा क्लास के एंड में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। चले आगे बढ़े। जिले के रूप में विस्तार हो गया, दिमाग में मैप बैठ गया इसका। ठीक, कोरिया, सूरजपुर पूरा पूरा, सरगुजा, लेकिन यहां पर सीतापुर और मैन पार्ट को छोड़ के ऊपर ये आपका बलरामपुर का हिस्सा है, पश्चिमी बलरामपुर का हिस्सा, उधर कुसमी और सामरी को छोड़ के। क्लियर? तो बचे हुए पोर्शन किसके अंदर आएंगे? जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आपने ये कर लिया है तो इसको उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। अब देखिए भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना क्या है? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। भूगर्भिक संरचना को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंग्लिश मीडियम वाले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब भूगर्भिक संरचना मतलब जो यहां पर की भूमि है उस भूमि के अंदर कौन से प्रकार का शैल समूह पाया जाता है, कौन सा रॉक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, उसको भूगर्भिक संरचना कहते हैं। मतलब जमीन के अंतर्गत संरचना कैसी है, कौन से शैल समूह की है, कौन से रॉक है, कौन से चट्टाने हैं, इसको भूगर्भिक संरचना कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए इस भूभाग में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह मिलते हैं। गोंडवाना शैल समूह मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आर्कियन शैल समूह का विस्तार भी है। आर्कियन शैल समूह का विस्तार भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ना दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्कियन शैल समूह का विस्तार है और अन्य मतलब मेजरली मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। शैल समूह को इंग्लिश में रॉक सिस्टम बोलेंगे और वैसे तो शैल को इंग्लिश में भी शैल ही बोलते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो शैल सिस्टम कर सकते हैं या रॉक सिस्टम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से आप कहीं भी देखें तो केवल आपको गोंडवाना दिखेगा, लेकिन आर्कियन छत्तीसगढ़ में हर जगह पे उपस्थित है। सबसे पुराना जो चट्टान होता है आर्कियन होता है। ये अलग से हम पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी, दिमाग में बस सुनते जाइए, समझते जाइए। गोंडवाना शैल समूह के मिलने की वजह से इस गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म, क्योंकि इसकी पत्ती जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा जीवाश्म क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां गोंडवाना शैल समूह है और चूंकि गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल, तो इस वजह से यहां पर कोयला मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है। तो खनिज क्या हो जाएगा भाई? मुख्य रूप से कोयला। कोयला। ठीक, क्लियर है? यहां पर कोयला, गोंडवाना शैल समूह, कोयला। आर्कियन शैल समूह में बहुत सारे खनिज है। ये तो एकदम पुराना शैल समूह है तो इसमें तो फिर बहुत सारे शैल समूह होते हैं। तो एक शैल समूह, एक खनिज के तौर पे और ध्यान में रखना यहां पर पाया जाने वाला वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या रहेगा आपका? कोयला, लेकिन साथ साथ बॉक्साइट क्षेत्र भी है। ग्रेनाइट शिस्ट भी मिलते हैं जहां पर आर्कियन मिलेगा। वो सारी चीजें क्लियर होगी, डोंट वरी। मुख्य रूप से यहां पर क्या याद रखना है आपको? कोयला। ठीक, चलिए आगे पढ़ेंगे। दिमाग में बैठाते चलिए, स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ लिंक करा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या क्राइटेरिया है? मिट्टी एवं वनस्पति। मिट्टी एवं वनस्पति। मिट्टी के तौर पे आपको ध्यान रखना है लाल पीली मिट्टी, यहां पर मुख्य रूप से एक्सपांशन है। लाल पीली मिट्टी, सॉरी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के तौर पे। वनस्पति, वनस्पति ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया।
इसको और ज्यादा एक्सपांशन के तौर पे बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं आर्द्र वनस्पति या पर्णपाती वनस्पति। ये हो गया हिंदी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधी को बोलते हैं ट्रॉपिकल। अब ये उष्ण कटिबंधी कौन सा क्षेत्र आता है? तो देखिएगा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा, ये बीच में आने वाले क्षेत्र उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहलाते हैं। बताएंगे, ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए। क्लियर? तो उष्ण कटिबंधी को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडिवस, डेसिडिवस मॉइस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले। क्लियर है? तो उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, जलवायु भी पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे क्या? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरा हमारा हिस्सा देखेंगे अगर तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है। थोड़ा सा पोर्शन कर्क रेखा के ऊपर है, लेकिन वो सब ट्रॉपिक नहीं कहलाएगा। तो मुख्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चाहे वनस्पति की बात करें या मानसून या फिर जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय ही कहलाने वाला है। ठीक है? अब जहां कहीं पर उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा ना, आएगा ना, वहां पर मानसूनी भी बोल सकते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसमें मानसून का बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है। कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा खासकर, इन सब पे मानसून का असर आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब हम जलवायु। तो वनस्पति मतलब उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी, मानसूनी वनस्पति कह सकते हैं, सदाबहार नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। एक और बात, उष्ण कटिबंधीय वन जहां पर मिलेंगे या तो वहां पर मुख्य रूप से साल वन होंगे या सागौन वन होंगे। क्लियर? तो इसी कारण छत्तीसगढ़ में हम मुख्य रूप से साल वनों का एक्सपांशन देखते हैं। साल, शोरिया रोबास्टा, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या? शोरिया रोबास्टा, साल वन। साथ ही साथ सागौन वन भी हमको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? टीक वुड बोलते हैं ना सागौन को इंग्लिश में, देख लीजिएगा एक बार। एकदम क्लियर है? फसल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर चूंकि लाल पीली मिट्टी है और जहां लाल पीली मिट्टी होगी तो मुख्य फसल के रूप में आपको धान ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? धान, मुख्य रूप से धान होने वाला है। ओके? अब कहीं कहीं पर ऐसी मिट्टी भी है यहां पर जिसकी वजह से यहां पर मोटा अनाज भी होता है, मोटा अनाज भी ध्यान रखेगा। ओके? इतनी सारी बातें। इसके अलावा आप चावल तो हो गया, फिर अलसी भी ध्यान रख सकते हैं, तिलहन फसल भी ध्यान रख सकते हैं, मोटा अनाज तो मैंने बता दिया। ठीक है? धान हो गया, तिलहन हो गया, ये सारे फसल आप ऐड कर सकते हैं। कृषि में भी और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई यहां पर, यहां तक क्लियर है दोस्तों? मोटा अनाज मतलब जैसे कोदो कुटकी होता है, कोदो कुटकी, उसको मोटा अनाज बोलते हैं, थोड़ा मोटा रहता है, चबाने में भी थोड़ा हार्ड रहता है वो। ठीक है? मोटा अनाज के अंतर्गत शामिल होता है वो, मोटा अनाज, कोदो कुटकी मोटा रहता है थोड़ा। और क्या, सीधा शब्दों से जाएंगे उस पर। क्लियर है? कोदो कुटकी जैसे मैंने बताया। यहां तक दोस्तों आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्राइटेरिया है जलवायु, अगला क्राइटेरिया है जलवायु। तो जैसे कि मैंने बताया जलवायु के अंतर्गत क्या करेंगे? मानसूनी जलवायु मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों? कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है इस भूभाग से। और एक बात जैसे कि मैंने आपको ध्यान रखने बोला, पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी हिस्सा पढ़े मतलब महानदी के बेसिन तक मुख्य रूप से वैसे ही वनस्पति मिलेंगे। और जलवायु तो पूरे छत्तीसगढ़ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की ही मानी जाती है। क्लियर है यहां पर? ठीक है? अब चूंकि जलवायु पर पढ़ रहे हैं तो औसत वर्षा भी ध्यान रखना है। औसत वर्षा इस क्षेत्र में कितनी होती है? तो यहां पर औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। क्लियर? औसत वर्षा, जलवायु पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, मानसूनी प्रकार की तो है, तो प्रूव भी करना पड़ेगा। अब मानसूनी है तो भाई कितना सेंटीमीटर बारिश होगी, कितने सेंटीमीटर बारिश होगी? 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। इस पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में वर्षा का वितरण अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अलग अलग है। इस क्षेत्र में 125 से 150 सेंटीमीटर।
जिला ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने मैप नहीं किया है आंचल जी, सीधी बात है। ठीक है, बारिश को ऐसे नापते हैं कि एक पुराना कन्वेंशनल तरीका क्या है कि एक कीप होता है, एक 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 पॉट होता है कांच का, जिसमें मात्रक लगे होते हैं, स्केल लगा होता है, स्केल। तो उसको रख दिया जाता है, उसमें जितनी पानी इकट्ठा होती है हाइट उसका मेजर कर लिया जाता है, जितना सेंटीमीटर गिरा उस पूरे साल भर में उसको नाप लिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि वो तो पानी वास बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जब जब पानी गिर रहा है उसको इकट्ठा कर लिया, नोट कर लिया, फिर अगली बार जितना पानी किया उसको किया, नोट कर लिया, सबको जोड़ दिया, तो जितना सेंटीमीटर बारिश होगी कुल मिलाकर वो नोट कर लिया जाता है। क्लियर है? जिला ट्रेस जिसको नहीं हो रहा है, जिला वाला जो आपको बताया गया है मैप, वो देखना जरूरी है। बिना जिला क्लियर किए मैप में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसी कारण मैं कह रहा हूं जिला क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो बता भी तो दिया है मैंने अभी यहां पर। ठीक है, प्याज नहीं आता है भैया, प्याज नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। प्याज थोड़ी फसल, मतलब प्याज के तौर पे अनाज थोड़ी है प्याज, क्या बात कर रहे हैं? प्याज अनाज है क्या? अनाज की बात की यहां पर, मोटा अनाज मतलब प्याज थोड़ी होगा। चलिए अगला, अपवाह तंत्र। बताइए अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या आएगा यहां पर, कमेंट कर सकते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार को पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या आएगा यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत यहां पर ध्यान रखना है, सोन गंगा अपवाह तंत्र का भाग है ये। किसका? सोन गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक, सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पोर्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अब अपवाह तंत्र किस नदी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है ये भी सुन लो, सुनो इधर ध्यान से। यहां पर की जो हम नदी देखें, पूरा भूभाग को तो क्लासिफाई कर लिया था हमने, ये बेसिन में और पहाड़ियों में। यहां पर जब आप ऊपर देखेंगे तो दो मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी? ये देखिए, ये छुरी मातृंगा की पहाड़ी से उद्गम होकर ये रिहंद नदी जा रही है ऊपर की तरफ, रिहंद नदी जा रही है ऊपर की तरफ। साइड में पैरेलल नदी देखें यहां पर, ये खुर्जा पहाड़ी से उद्गम होगा, ठीक है, पंडरा पाट वाले क्षेत्र से कन्हार नदी का उद्गम, कन्हार नदी का उद्गम पंडरा पाट जशपुर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वो बाद में देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहां से उद्गम होकर ऊपर की तरफ एक और नदी जा रही है, कन्हार नदी। तो दो मुख्य नदी इस भूभाग की ऊपर की तरफ जा रही है, और जाकर मिल रही है किसमें? सोन नदी में, और सोन नदी जाकर मिल रही है गंगा नदी में। तो इस भूभाग की या किसी भी भूभाग की जो मुख्य नदी है, वो जिस बड़े नदी में जाकर मिलती है, तो उस बड़े नदी के अनुसार इस पूरे भूभाग को अपवाह तंत्र में बांटा जाता है। क्लियर है? तो रिहन नदी, कन्हार नदी इस भूभाग की बहने वाली मुख्य नदी जाके मिल रही है सोन नदी में, सोन गंगा नदी में। तो इस कारण इस क्षेत्र को सोन नदी गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? जिस बड़ी नदी के नाम पे वो आसपास में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी होगी, उसके हिसाब से अपवाह तंत्र का नाम दिया जाता है, या जो छोटी नदियां जिस बड़ी नदी में जाकर मिल रही है उसके हिसाब से। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहां पर से हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी बहती हुई नीचे आ रही है, लेकिन ये वाला एरिया है हसदेव नदी का, ज्यादा पोर्शन यहां पर नहीं है, हालांकि उद्गम यहीं से हो रहा है इस क्षेत्र से, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन इसको हम ऐसा नहीं देखेंगे, देखेंगे रिहंद और कन्हार नदी को, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन कन्हार और रिहंद नदी का इस क्षेत्र से बह रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, समझ आ गया? सारी बात बता दी है। एक और प्रश्न पूछा जाता है सीजीपीएससी में, किसी भूभाग का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका ढाल किधर है, स्लोप इंग्लिश में कहेंगे, स्लोप। ये जो ढाल लिखा है मैंने ना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्लोप। किसी भी मेन लैंड का स्लोप किधर है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल अगर पूछा जाए किधर की तरफ है, तो देखिए ये एरो बना हुआ है, एरो ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर दिशा, नॉर्थ में, ठीक है। क्यों? जिधर भी उस क्षेत्र की अधिकतर बहने वाली नदियां जिधर बहती है, जिस दिशा में बहती है, उधर उसकी ढाल होती है, सीधी सी बात है। उस भूभाग में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी मतलब अधिकतर नदियां जिस दिशा में प्रवाहित होती है उस दिशा में ढाल होगी, जिधर ढाल उधर नदी बहेगी। तो देखिए ये कन्हार और रिहंद और कन्हार उत्तर की तरफ बह रही है, तो इस भूभाग का ढाल जो होगा उत्तर की तरफ होगा। ये देखिए उत्तर, नॉर्थ लिखिएगा, ठीक है, स्लोप उत्तर की तरफ इस भूभाग का हो गया।
सोन गंगा फुआ तंत्र के अंतर्गत इतनी बातें हो गई। औसत ऊंचाई देख लीजिए इस पूरे भूभाग की 700 मीटर के आसपास इस पूरे भूभाग की औसत ऊंचाई होगी। इस पूरे भूभाग की औसत ऊंचाई 700 मीटर होगी। जितनी भी बातें बताई जा रही है ना, जिले से लेकर हर एक बात मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा ये सारा। इसमें मेंस आंसर राइटिंग के रूप में क्या करोगे, यही सारी बातें तो करोगे आप, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे दोस्तों, ध्यान रखिएगा सारी बातें, सभी को शब्दों में तो लिखना है जमा के, प्रश्न दे देंगे डोंट वरी होमवर्क के तौर पे आपको, ठीक। चलिए हंसदेव, मैंने क्या कहा, उस भूभाग में बहने वाली अधिकतर नदी जिस दिशा में चलेंगी, क्लियर है, अधिकतर नदियां। अब ये 3 नदी है मुख्य रूप से, 2 नदी ऊपर जा रही है, 1 नदी नीचे आ रही है, और हंसदेव का थोड़ा सा ही पोर्शन है इधर, तो हंसदेव को शामिल करेंगे, बाकी 2 को भूल जाएंगे क्या, नहीं। रिहंद और कन्हार दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ढाल ऊपर की तरफ लेंगे भाई, स्पष्ट है। चलिए अगला स्थलाकृति। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है स्थलाकृति के तौर पे, क्यों, क्योंकि इसी में सब आने वाले पहाड़ पर्वत श्रेणी हमको पढ़नी है। चलिए देखिएगा, स्थलाकृति मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इंग्लिश मीडियम वाले टोपोग्राफी, स्थलाकृति, ठीक है, टोपोग्राफी। चलिए पहला आपको ध्यान में रखना है इसमें स्थलाकृति के तौर पे, स्थलाकृति मतलब कौन कौन से पहाड़ पठार ये सारी चीजें हैं, इसकी बात करेंगे। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, पहला आपको दिख रहा है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। एक्सपांशन कहां कहां पर है, ध्यान से सुन लीजिए, लिख नहीं रहा हूं यहां पर। एक्सपांशन ट्रेस हो गया होगा, अभी भी एक्सपांशन ट्रेस हो गया होगा। चांग बखार पूरा कोरिया इधर, ठीक है, उधर जाएंगे सूरजपुर, सूरजपुर और बलरामपुर का थोड़ा हिस्सा टच करता है, उत्तरी बलरामपुर पश्चिमी बलरामपुर का हिस्सा, और नीचे सरगुजा को भी टच करता है ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है, ठीक है। ये जो पहाड़ी की बात कर रहे हैं, क्षेत्र का नहीं बात कर रहे हैं, पहाड़ी का एक्सपांशन ये जो है यहां पर है, पूरा कोरिया सूरजपुर, और पूरा पूरा मतलब इसका एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, पूरा सूरजपुर पहाड़ी नहीं है, समझिएगा, कॉमन सेंस, ठीक। तो कोरिया में भी है, सूरजपुर में भी है, थोड़ा सा बलरामपुर में भी है, और थोड़ा सा सरगुजा में भी है, क्लियर है। तो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी पहली स्थलाकृति, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ऊंची चोटी का नाम ही है देवगढ़, ऊंची चोटी का नाम ही है देवगढ़, ठीक है। ऊंची चोटी का क्या नाम है, देवगढ़। जितनी भी पहाड़ श्रृंखला है, सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है, पीक, उसको क्या बोलेंगे, देवगढ़ की पहाड़ी, क्लियर है। हाइट भी ध्यान में रखना है, हाइट भी ध्यान रखना है, तो हाइट है इसका 1033 मीटर, 1033 मीटर, 1033 मीटर, क्लियर है। ये पहला स्थलाकृति, पहला स्थलाकृति, ठीक। कोरिया सूरजपुर उत्तरी सरगुजा पश्चिमी कुसमी मतलब पश्चिमी बलरामपुर 1033 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी इस पूरे भूभाग की देवगढ़ की, सबसे ऊंची चोटी इस भूभाग की देवगढ़ की, क्लियर हो रहा है अंतर। याद करते चलना है भाई, याद करते चलना है, साथ साथ दिमाग में बैठाना है, सिर्फ नोट नहीं करना है, नोट करें मतलब दिमाग से गया, ठीक। याद करेंगे बाद में वीडियो देख के फिर से खुद से नोट कर लेना। चलिए अगला, अगला अगला पहाड़ श्रेणी जो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर श्रेणी कर लो इसको, कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, ठीक है। एक और बात सुन लो, देवगढ़ की पहाड़ी कहां पर है अगर बोला तो सरगुजा करना आंसर, क्या करोगे, देवगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है अगर पूछा, देवगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है पूछा तो उसको सरगुजा करना, सरगुजा, क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी कहीं पर कोरिया जिले में भी देखने को मिलती है, लेकिन नहीं, सरकारी बुक से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें ब्लॉक डायग्राम मत करो यार, रफ डायग्राम कर लो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रेणी, नेक्स्ट, कैमूर पर्वत श्रेणी आपका कोरिया में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोरिया जिला में एक्सपांशन है इसका। ये जो कैमूर श्रेणी है ये विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है, पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है, नोट करते जाएंगे, पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है कैमूर श्रेणी, ठीक है।
आगे बढ़े, कैमूर पर्वत श्रेणी हो गई। अब ये जो कैमूर श्रेणी यहीं से ये हसदेव का उद्गम हो रहा है, ये देखिए यहीं पर कैमूर है, चांग बखार देवगढ़ के नीचे या उसी का भाग के रूप में भी बोल सकते हैं, उसका सब पार्ट है ये कैमूर श्रेणी, यहीं पर, यहीं से आपका हसदेव नदी का उद्गम हो रहा है, हसदेव नदी का उद्गम हो रहा है। विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल का भाग है कोरिया जिला में। क्लियर? ऊंचाई समुद्र सतह से मापा जाता है, समुद्र सतह से मापा जाता है ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, कोई भी स्थलाकृति की ऊंचाई समुद्र सतह से मापी जाती है। ठीक है? अच्छा, अब ये कौन सा हम विंध्याचल का भाग लें, कौन सा सतपुड़ा का भाग लें, ये भी वाली संशय वाली स्थिति है। सुनिए यहां पर, ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर जितनी पर्वत श्रृंखला यहां पर मिलेंगी इधर तरफ, मतलब चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी तक, ये वाले पोर्शन तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग माना जाएगा। मतलब इसमें चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी भी शामिल होगी, इसमें आपका कैमूर पर्वत श्रेणी भी शामिल होगी, विंध्याचल का भाग माना जाएगा। जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं यहां पर ऊपर तरफ ना, छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है ये? उत्तरी हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी हिस्से में पाए जाने वाली जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग माना जाएगा, विंध्याचल सीरीज का पार्ट माना जाएगा। लेकिन जस्ट थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब दक्षिणी सरगुजा, दक्षिणी सरगुजा मतलब ये रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, दक्षिणी सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी तक, इसको सतपुड़ा का भाग माना जाता है। आंसर, क्योंकि सीजीपीएससी ने ऐसा लिया है। वैसे तो सतपुड़ा श्रेणी का जो मुख्य भूभाग है वो है मैकल श्रेणी, जो नीचे की तरफ आता है, लेकिन सीजीपीएससी ने एक बार रामगढ़ की पहाड़ी को सतपुड़ा का भाग मान लिया है। सबसे पहले क्या होता है? विंध्याचल श्रेणी, बीच में नर्मदा नदी, फिर नीचे क्या? सतपुड़ा, ऐसा होता है। लेकिन सीजीपीएससी तो सीजीपीएससी है, यहां पर सरगुजा में पाया जाने वाला जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, उसको सतपुड़ा के अंदर ले लिया है। तो बस ऐसे याद रखना है कि ये जो उत्तरी भाग में पर्वत श्रेणी है, चांग बखार देवगढ़ को मिला के कैमूर, विंध्याचल का भाग, दक्षिणी सरगुजा से शुरुआत होने वाली जो भी पर्वत श्रेणी इसके नीचे आएंगी, सतपुड़ा का भाग। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल का भाग है, इतने चीख चीख के तो वही कह रहा हूं मैं। समझते क्यों नहीं हो भाई? क्यों कमेंट करना रहता है अननेसेसरी? ठीक है, चलो अगला, रामगढ़ की पहाड़ी, उसी पे आ रहा था मैं। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, सरगुजा जिला, सरगुजा जिला, सतपुड़ा का भाग, सतपुड़ा श्रेणी का भाग, ठीक, सतपुड़ा श्रेणी का भाग। कर लोगे नोट इतना? आगे बढ़े, ठीक है। अन्य चोटियों के तौर पे देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अन्य चोटी के तौर पे देख लेते हैं, अन्य चोटियां, अन्य चोटियां मतलब अन्य पर्वत श्रेणियां या अन्य पहाड़े या अन्य पहाड़ियां, जो भी कहो, इतना उसमें नहीं जाना है कि पहाड़ी है पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं जाना है, तथ्य याद करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यटन दृष्टि से भी, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी, ठीक है, पर्यटन दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीता लेखनी की पहाड़ी। सूरजपुर जिला, सूरजपुर जिला, ठीक है, सीता लेखनी पहाड़ी। इसके अलावा मैं बहुत सारे पर्वत श्रेणियों का नाम या पहाड़ियों का नाम मैं बता रहा हूं, जिसको नोट करना है, याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। एक और पहाड़ी का नाम याद रखिए, तमोर पहाड़ी, तमोर पहाड़ी, अन्य चोटियों के नाम बता रहे। तमोर पहाड़ी भी कहां पर है? सूरजपुर में। तो सूरजपुर जिले में दो पहाड़ी, सीता लेखनी और तमोर पहाड़ी, नोट करिए। तमोर पहाड़ी और सूरजपुर, सीता लेखनी दोनों सूरजपुर में है, ठीक है। इस पूरे भूभाग के, इसके अलावा बता रहे हैं, अब देखिए इसके अलावा, इसके अलावा इस पूरे भूभाग के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, इस पूरे भूभाग के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में धोबोताल पर्वत, धोबोताल पर्वत, जिला स्पेसिफाई नहीं है, जैसा दिया है वैसे ही बता रहा हूं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। चलिए क्लासिफाई कर देते थोड़ा। इस भूभाग के, किस भूभाग के बारे में पढ़ रहे हैं? बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होगा? ये दक्षिण, ये पश्चिम, यहां कहीं पर छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसका नाम बता देता हूं, पूछ लेगा अगर उस केस में, ठीक है।
तो देखो दक्षिण पश्चिम भाग में बघेलखंड के ना, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, बघेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में धोबोताल, धोबोताल पर्वत या पहाड़ी, धोबोताल पहाड़ी। ठीक है, अगला नाम उमारता, उमारता पर्वत या पहाड़ी, उमारता पहाड़ी, उमारता, उमारता पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया उमारता पहाड़ी। और टोंगलेवा, टोंगलेवा पहाड़ी, टोंगलेवा पहाड़ी, टोंगलेवा पहाड़ी पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, करते जाइए साथ साथ। ठीक है, डूला पहाड़ी, सब पहाड़ी है, डूला, डूला, डूला पहाड़ी। ठीक है, डूला पहाड़ी। अगला परता पहाड़ी, परता, परता पहाड़ी या परता हिल, परता पहाड़ी या परता हिल। इतने सारे पहाड़ी क्षेत्र का नाम याद रखना पड़ेगा इस क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अब ये दक्षिणी पश्चिमी भाग मतलब ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये वाला क्षेत्र, मतलब या तो वो कोरिया जिला होगा, या तो सरगुजा जिला होगा, या उत्तरी कोरबा जिला होगा। एक साथ तीनों जिलों के नाम नहीं देगा, क्योंकि एक चीज तो ऐसा है कि कोई भी पर्वत श्रेणी इसी जिले में सिमट के रह जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें एक सहूलियत ये रहती है कि अगर इसमें से कोई एक जिला का नाम दे दिया, मतलब इनमें से कोई पहाड़ पूछ दिया कि मान लेते हैं उमारता पहाड़ी कहां पर है, कौन से जिले में, तो आपको पता चल गया इस भूभाग का दक्षिणी पश्चिम मतलब यहां पर आता है कोरिया, थोड़ा सा नीचे है कोरबा, और यहां पर है सरगुजा। इन्हीं तीनों जिलों में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, इन तीनों जिलों में से कोई एक ही जिला का नाम होगा, बाकी अन्य जिलों के तौर पे हो सकता है बिलासपुर, रायगढ़ या कवर्धा, इस तरीके के हो जाएंगे। तो बाकी को एलिमिनेट कर दीजिएगा, इन तीनों जिलों में से कोई आंसर होगा उसको आंसर मान दीजिएगा। क्लियर है कि क्लियर नहीं है, बताइए हाँ या ना, मुझे बताइए। सारी चीजें जो बता रहे हैं समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाली इस भूभाग की कुछ पर्वत श्रेणियां छोटी छोटी। इस भूभाग के उत्तर में, चलिए इस भूभाग के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ चोटियां हैं, उसका नाम ध्यान में रखेंगे, जो है चिरवेन, चिरवेन पहाड़ी, चिरवेन, चिरवेन। ठीक है, चिरवेन पहाड़ी, हराई पहाड़ी, हराई, हराई पहाड़ी, ये सब पहाड़ी ध्यान रखिएगा इस भूभाग के उत्तर क्षेत्र में। मतलब उत्तर क्षेत्र मतलब ये यहीं पर आने वाला है, कोरिया आएगा या तो सूरजपुर आएगा। ठीक है, बलरामपुर तरफ मत जाना। क्लियर है? अब इसके जो क्या है ना कि जिले स्पेसिफाई नहीं है दोस्तों, क्षेत्र बस बता दिया गया है एल.एन. वर्मा जी के द्वारा। कहां से भी बता देता हूं मैं, एल.एन. वर्मा जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल का बुक है उन्होंने काफी अच्छा, उन्होंने पूरा यात्रा वृतांत का वर्णन किया हुआ है कि यहां पर ऐसा है, यहां पर वैसा है। ठीक, तो इन सब को अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग के रूप में समाहित कर लिया ना कि इस भूभाग के इस क्षेत्र में ये पर्वत श्रेणी है, तो अलग इंप्रेशन बनेगा। फिर ऐसी ऐसी चीजें जो बाकी लोग ना लिखें वो आप लिखकर आ जाए, वहीं पर आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग होती है। और क्या होती है मेंस आंसर राइटिंग? मेंस आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन दे दिया उसको आपको लिखा दिया एज इट इज, ऐसा लिख लो, नहीं होता ऐसा कभी भी। जितना इंप्रोवाइज कर सकते हो आपको करना है मेंस आंसर राइटिंग के तौर पे। हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूरी तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, एक दो पॉइंट आपको और नोट करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट पॉइंट करिएगा, क्या करिएगा, नोट पॉइंट करिएगा, ये नोट पॉइंट आपका है। ठीक, चलिए सब समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छा भी लग रहा होगा। शुरू में तकलीफ हो सकती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2-3 बार वीडियो देखिए, पढ़िए आराम से, कोई करिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, ये गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, गंगा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र एवं एवं महानदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के मध्य जल द्विभाजक, जल द्विभाजक है। कौन? पूर्वी बघेलखंड का पठार जल द्विभाजक है। ठीक है,
जल द्विभाजक को एग्जैक्ट इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज सूझ लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, सीधा सीधा महानदी, गंगा नदी ऊपर है, महानदी नीचे है, उसको दो भागों में बांटने वाला ये, ठीक है, अलग अलग करने वाला, उसको जल द्विभाजक कह रहे हैं। जल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीच में आपका मतलब जल को ये बांट रहा है, गंगा नदी और महानदी के जलों को बांट रहा है ये भूभाग, इस कारण इसको जल द्विभाजक, दो अलग अलग भागों में बांटने वाला। तो उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या करते हैं जल द्विभाजक को, फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? एक और चीज नोट कर लीजिएगा, रिहंद बेसिन का एक और नाम है सिंगरौली बेसिन। रिहंद बेसिन का एक और नाम है, रिहंद बेसिन को एक और नाम से जाना जाता है, रिहंद बेसिन, सिंगरौली बेसिन के नाम से, सिंगरौली बेसिन के नाम से। क्लियर? सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बोल देते हैं, देखो रिहंद बेसिन ऊपर जाके यूपी, यूपी थोड़ा सा मध्य प्रदेश, एक फैक्ट के तौर पे हमको ये मिला है जानकारी कि रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं। नोट कर लीजिए क्या जाता है, ठीक है ना। अब रिहंद नदी ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ से बह रही है, ऊपर भी देखो, ऊपर जा रही है यूपी की तरफ, एमपी का थोड़ा हिस्सा शेयर करेगी। क्लियर है? तो रिहंद बेसिन का एक और नाम सिंगरौली बेसिन भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, ये एग्जैक्ट यही छत्तीसगढ़ में, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऊपर जाएंगे यहां पर मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा उधर भी जा रहा होगा ना, तो उसके नाम से उन्होंने दे दिया मध्य प्रदेश वालों ने, क्या दिक्कत है। कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बेसिन है तो छत्तीसगढ़ में ही रहेगा बाकी नहीं रहेगा, या किसी जिले में ही सिमट के रह जाएगा, किसी दूसरे जिले को टच नहीं करेगा। प्राकृतिक विभाजन है भाई, प्राकृतिक विभाजन है, लेकिन ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कोई और जिला, ये प्रशासनिक विभाजन है, एक का एक्सपांशन दूसरे में हो सकता है। क्लियर? पूर्वी बघेलखंड का पठार क्लियर है क्या दोस्तों? एक बार बोल दीजिए यस, सारी चीजें ठीक है। तो फिर हम आगे दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे, जो है आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे बोर्ड का। ये जो मैप है आपको क्लियरली पीडीएफ दे दिया जाएगा, ये दोनों मैप, टेंशन मत लीजिए। वीडियो में अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, इन दोनों मैप का स्क्रीनशॉट आपको दे दिया जाएगा, ठीक, मतलब पीडीएफ दे दिया जाएगा हमारे ऐप में। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं होती नदियां या कोई भी, प्रकृति प्रकृति है भाई। चलो अगली हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट क्या, जशपुर सामरी पाट प्रदेश कवर करेंगे आज। जैसा कि कहा था क्लास थोड़ा ज्यादा चलेगी, बिल्कुल क्लास ज्यादा चलेगी। शुरू करते हैं, इन्हीं सब पॉइंट के आधारों पर हम बात करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए, ये मैं आपको समय दे रहा हूं। चलिए चलिए, इन सब पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट हम अगला प्राकृतिक प्रदेश कवर कर पाए। चलिए चलिए जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जशपुर सामरी पाट प्रदेश, दूसरा पॉइंट ये आप डालेंगे, दूसरा प्राकृतिक प्रदेश जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। इसके संबंध में आपको एक चीज लिखना है कि ये छोटा नागपुर के पठार का भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग, ये लिख देते हैं कि पठार का भाग।
क्लियर? छोटा नागपुर के पठार का भाग। क्यों छोटा नागपुर बोलेंगे इसको भी बता रहा हूं, जो फ्रेशर्स हैं देखिएगा। या तो छत्तीसगढ़ के इस हिस्से की देख लीजिए, या इसी को जूम करके ये मैंने बना दिया है, ठीक है? अब एग्जैक्ट मत देखिएगा सर, यहां पर तो ऐसा दिख रहा है, यहां पर ऐसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एग्जैक्ट कोई भी इसको मैप नहीं तैयार कर सकता, साइड भी नहीं, गवर्नमेंट साइड भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, तो इसी को उठा के यहां पर किया हुआ है मैंने। तो ये जो पोर्शन है ना, जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में नहीं आते हैं, ठीक है? मतलब पूरा पूरा जशपुर जिला, बलरामपुर का ये वाला हिस्सा, मतलब पूर्वी हिस्सा बलरामपुर का, ठीक है? सरगुजा का पूर्वी हिस्सा जिसमें सीतापुर और मैनपाट तहसील आते हैं। तो ये सारी चीजें शामिल है जशपुर सामरी पाट प्रदेश में। ओके, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा इधर तरफ, ये झारखंड है, झारखंड। और झारखंड में जो पठार का एक्सपांशन है, प्लेटू जिसको बोलते हैं, उसको छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं, झारखंड वाले क्षेत्र को, ठीक है? भारत का रूर बोलते हैं। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, खनिज की दृष्टि से एकदम ज्यादा संपन्न है ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है? तो ये छोटा नागपुर का पठार इधर है, उसका एक्सपांशन थोड़ा बहुत इस जशपुर जिले में है, इस कारण इस जशपुर सामरी पाट प्रदेश को छोटा नागपुर के पठार का भाग माना जाता है। क्लियर है यहां पर? ओके। ऐसा प्रश्न नहीं आता कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे बड़ा भाग कौन है, ये इतना ज्यादा क्लासिफाई नहीं करते भाई, ध्यान रखना, ठीक है? चलो, इतनी बातें क्लियर। विस्तार के तौर पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए? विस्तार के तौर पे लिखेंगे पूरा पूरा जशपुर जिला, पूरा पूरा जशपुर जिला। फिर बलरामपुर, कौन सा? पूर्वी बलरामपुर, पूर्वी बलरामपुर। और सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में कौन? सरगुजा जिला में कौन? मैनपाट और सीतापुर तहसील, ठीक है? और बलरामपुर में कौन? बलरामपुर में है सामरी, सामरी पाट, कुसमी पाट। नाम याद करते चलिए, नाम याद करते चलिए, इजी होगा। सामरी पाट, कुसमी पाट, क्लियर है? हो गया विस्तार इस भूभाग का, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। क्षेत्रफल नोट करना चाहते हैं, क्षेत्रफल नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल नोट कर लीजिए, 6208 वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। प्रतिशत में हमने किया था कितना? 4.59%, ठीक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी सुनते जाइए। अगला पॉइंट, 6208 किलोमीटर हो गया, 4.59% हो गया। अगला ढाल देखिए, ढाल देखिए, इस पूरे भूभाग का ढाल किधर होगा? तो ढाल देखने के लिए नदी देखनी पड़ेगी। नदी देखिए, पंडरा पाट से एक नदी निकल रही है, ईब नदी, ईब नदी, ठीक? एक नदी और यहां पर से निकल रही है मैन पाट से, जो है मांड नदी। दोनों नदियां जाकर मिल रही है महानदी में। दोनों की दिशा देखेंगे तो इस तरफ है, इस तरफ ऐसा। और ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गया दक्षिण और वो हो गया पूर्व। ये हो गया दक्षिण, मतलब ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व। तो जब ऐसी दिशा है तो उसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। तो इस पूरे भूभाग का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। कैसे डिसाइड किया? नदी जिधर बह रही है वैसे डिसाइड किया। अब इस पूरे भूभाग का हम उपविभाग देखेंगे, सब डिवीजन देखेंगे नेचुरली। क्लियर? देखिए, ये पूरा जो मैंने बता दिया वो ऊपर देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है कुसमी, कुसमी तहसील, यहां पर इस पूरे भूभाग का ऊपर तरफ सामरी पाट। क्या है? सामरी पाट। तो सामरी पाट, कुसमी पाट या कुसमी तहसील। क्लियर है? इसके साइड में दिख रहा है जमीर पाट। क्या दिख रहा है? जमीर पाट। ये दिख रहा है पंडरा पाट, कुसमी के इधर पंडरा पाट और इधर लहसुन पाट, ठीक है? लहसुन पाट, पंडरा पाट, जमीर पाट। ये पूरा बड़ा हिस्सा जशपुर पाट, जो पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। कौन सा? जशपुर पाट। पूर्वी बघेलखंड में ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो सरगुजा बेसिन कर देना, और क्या करोगे? दिखा, बताया तो था मैंने, ठीक है? यहां पर जशपुर पाट सबसे बड़ा पाटों में। पंडरा पाट या लहसुन पाट के नीचे आएंगे जारंग पाट, और जारंग पाट के पश्चिम तरफ आएंगे तो मैन पाट। क्लियर? ठीक है?
याद रखें, सबसे ऊपर सामरी पाठ, कुसमी पाठ उसके नीचे। एक ही भाग मान सकते हैं, बलरामपुर के अंतर्गत आ रहा है तो एक ही साथ रखा हुआ है। जमीर पाठ, पंडरा पाठ, लहसुन पाठ, नीचे आएंगे जारंग पाठ, इधर पूरा जशपुर पाठ, ये मैन पाठ, और फिर ये हो गया पाठ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कहां पर है वैसे ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको, इन पाठ प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए पूछ देता है एग्जाम में। अब उसमें भी विवाद वाली स्थिति है, बताऊंगा कैसे, बस आप वीडियो पे बने रहिए, देखिएगा। फिलहाल मैप में क्लियर हो गया ये सारी चीजें। उपविभाग देख रहे हैं, नीचे ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन है रायगढ़ का, ये निचला पोर्शन है रायगढ़ का और थोड़ा सा कोरबा का, ठीक, बेसिकली रायगढ़ ही है। पत्थल गांव लेलुंगा का पठार, पत्थल गांव लेलुंगा का पठार इस भूभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन पत्थल गांव और लेलुंगा पठार का एक्सपांशन रायगढ़ जिले में भी है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन रायगढ़ जिला इस भौतिक विभाग के अंतर्गत नहीं आता। बात क्या कह रहा हूं मैं, रायगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता, लेकिन पत्थल गांव लेलुंगा पठार इस भौतिक प्रदेश का भाग होने के साथ साथ इस पत्थल गांव लेलुंगा पठार का एक्सपांशन विस्तार रायगढ़ जिले में भी है। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। तो ये हो गया पूरा मैप जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, इन सब पाठ प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जमाने को कहा जाता है। चलिए जमाते हैं। उत्तर से दक्षिण जब जमाने जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर में आएगा सामरी पाठ। सबसे पहले ऊपर में क्या आएगा, सामरी पाठ। तो सामरी पाठ, उसके नीचे, अब कुसमी एक ही है, सामरी का ही भाग है, बलरामपुर का भाग है तो उसको अलग से नहीं पूछेगा। सामरी पाठ, सामरी पाठ के नीचे आपको दिखेगा जमीर पाठ, ठीक है। जमीर पाठ के नीचे आपका आएगा पंडरा पाठ, पंडरा पाठ के नीचे आपका आएगा जशपुर पाठ, जशपुर के पाठ के बाद नीचे आएगा जारंग पाठ, जारंग पाठ के नीचे सबसे नीचे आपका आएगा मैन पाठ, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सामरी पाठ, सामरी पाठ के बाद जमीर पाठ, जमीर पाठ के बाद आपका जशपुर पाठ कर दीजिएगा, पंडरा पाठ को भी नहीं पूछेगा अलग से, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुख्य पाठ के रूप में ना आपको सामरी पाठ याद रखना है, जमीर याद रखना है, जशपुर पाठ याद रखना है, जारंग पाठ याद रखना है और मैन पाठ याद रखना है। बाकी जो लहसुन पाठ है, पंडरा पाठ है, ये सब उपविभाग, उसके अंतर्गत और आने वाले उपविभाग है, उपविभाग के उपविभाग है, ठीक है। तो सामरी पाठ सबसे ऊपर, फिर जमीर पाठ, जमीर पाठ के बाद जशपुर पाठ, जशपुर पाठ के बाद जारंग पाठ, जारंग पाठ के बाद मैन पाठ सबसे नीचे। ये आ गया उत्तर से दक्षिण एक्सपांशन पाठ प्रदेशों का। जो भी बोला होगा उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को फिर से देख के, और नहीं देखोगे तो ये तो मैप है ना, आपको दे देंगे मैप। सबसे ऊपर ये, फिर ये आ रहा है, ठीक है, फिर जारंग पाठ आ रहा है, फिर मैन पाठ सबसे नीचे आ रहा है, ठीक। अब पूर्व से पश्चिम जमाते हैं, यहां विवाद है, यहां पर विवाद है। जब हम इन पाठ प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाएंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाएंगे ना, तो यहां पर विवाद खड़ा हो जाता है। क्या विवाद खड़ा हो जाता है, देखो, ये पूर्व, ये पश्चिम, यहां से शुरू करते यहां जमाना है। जब हम मैप देखें तो मैप के तौर पे जशपुर पाठ सबसे उधर दिख रहा है, सबसे पश्चिम में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, जशपुर पाठ आना चाहिए, जशपुर पाठ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उसका बाद आएगा आपका सामरी पाठ आएगा, ठीक है। सामरी पाठ के बाद आपका जमीर पाठ आएगा, जमीर पाठ के बाद आपका जारंग पाठ आएगा, और जारंग पाठ के बाद आपका मैन पाठ सबसे आखिरी में आएगा। ये होना चाहिए एक्चुअल ऑर्डर, ये एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जो परीक्षा में लिया गया था उसमें सामरी पाठ का तो ऑप्शन ही नहीं था, तो उसने क्या लिया था, जमीर लिया था पहले, फिर लिया था जारंग, फिर लिया था जशपुर पाठ, और फिर लिया था मैन पाठ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मतलब ये 4 नाम दिए हुए थे जिसमें सही आंसर था ये, बाकी सबका ऑर्डर इधर उधर था अन्य ऑप्शन में। क्लियर है। तो जशपुर को उसने तीसरे नंबर पे रख दिया, जबकि जशपुर पाठ सबसे पूर्व की तरफ आता है। क्लियर है। तो खैर जो आंसर है उसको फिर मानना पड़ेगा। एक्चुअल में ये हम देख रहे हैं मैप में, लेकिन आंसर उसने ये लिया है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले कर लीजिएगा सामरी, अगर देता है तो सामरी, फिर जमीर, फिर जारंग, फिर जशपुर, फिर मैन पाठ। ये सीजीपीएससी ने आंसर लिया हुआ है दोस्तों। सारी परिस्थितियों से अवगत मैंने आपको करा दिया है, आप आंसर सीजीपीएससी के हिसाब से ही लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है।
क्लियर? तो दोनों मैंने बता दिए, दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, नेक्स्ट विस्तार अब देखते हैं। विस्तार तो खैर मैंने बता दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, चलिए भूगर्भिक संरचना देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भूगर्भिक संरचना देखिएगा। भूगर्भिक संरचना के तौर पर यहां पर जो भू के अंदर, जमीन के अंदर कौन से शैल समूह पाए जाते हैं, तो याद रखना दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार नहीं बोल रहा हूं, दक्कन ट्रैप बोल रहा हूं। डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप क्या होता है बताएंगे। दक्कन ट्रैप क्या होता है बिल्कुल बताएंगे। क्या होता है कि ना, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है जमीन से, ज्वालामुखी लावा, तो कालांतर में परत दर परत जमता जाता है। वो पहले कुछ निकला, फिर जम गया, ठंडा हो गया, जम गया वो, फिर उसमें कुछ जीव जंतु आ गए, फिर एक समय में उसमें ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, फिर वो जम गया, फिर वो ठंडा हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर लावा निकला वहीं से, फिर वो जम गया। तो ऐसे उसमें क्या है, फॉसिल जमा होते जाते हैं और परत दर परत बनता जाता है। तो ये जो परत बनते हैं ना ज्वालामुखी के, लावा के, इसको ही ट्रैप कहा जाता है। और चूंकि ये दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन वाले क्षेत्र से क्या निकला है, लावा निकला है, तो इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्लियर है अंतर? अंतर क्लियर है क्या? दक्कन ट्रैप, जहां कहीं भी दक्कन ट्रैप होगा ना, जहां कहीं भी दक्कन ट्रैप होगा, दो मिट्टी ध्यान में रखना, दो मिट्टी ध्यान में रखना, एक काली मिट्टी, एक काली मिट्टी और एक लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मुख्य रूप से वैसे दक्कन ट्रैप की अगर बात करेंगे तो काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी का आधार चट्टान पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा सुन के, ब्लैक सॉइल का बेस रॉक जो है वो डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप किससे बन रहा है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के ठंडा होने पे डेक्कन ट्रैप बन रहा है। और जैसे कि आपने लावा देखा होगा, जमता है तो पूरा काला होता है वो, और यहीं से अपर्दन होके, इरोजन होके काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है? इस तरीके के ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखें, दक्कन ट्रैप यहां पर मिल रहा है, काली मिट्टी मिलेगी इस क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से लैटेराइट मिट्टी का एक्सपांशन है। अंतर समझिए, डेक्कन ट्रैप है, इससे काली मिट्टी बनती है, ठीक है, तो थोड़ा काली मिट्टी मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन मुख्य रूप से लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी इस क्षेत्र में। अंतर क्लियर है क्या? चलिए, खनिज क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अभ्रक भी मिलेगा और यूरेनियम भी मिलेगा, यूरेनियम। ठीक, अभ्रक मतलब माइका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइका। अभ्रक को इंग्लिश में माइका बोलते हैं, यूरेनियम यूरेनियम है, बॉक्साइट बॉक्साइट है, ये खनिज है। ठीक, अगला, ये तो वैसे ही रहने वाले हैं क्या, ये जो आपका है वनस्पति उष्णकटिबंधीय रहने वाले, उष्ण और आर्द्र या शुष्क। ठीक, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मिट्टी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, यहां पर मुख्य रूप से मिट्टी लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट मिट्टी मिलेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन डेक्कन ट्रैप है तो काली मिट्टी भी मिलेगी। काली मिट्टी कहां मिलेगी? मैदानी क्षेत्रों में, इस वाले भूभाग के मैदानी क्षेत्रों में, कुछ कुछ मैदानी क्षेत्र भी है, वहां पर ये काली मिट्टी मिलेगी। तो दोनों मिट्टी मिलेगी, मुख्य रूप से मिट्टी लेटेराइट मिलेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, ज्यादातर मिट्टी का एक्सपांशन है लेटेराइट मिट्टी का। काली मिट्टी मिलेगी यहां पर क्योंकि डेक्कन ट्रैप है मैदानी क्षेत्रों में। क्लियर है? दोनों मिट्टी मिलेगी। ठीक है, बेसाल्टिक लावा है, ऑब्वियसली बेसाल्टिक लावा है ना। ठीक, वही तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण कर रहा है। चलो वो सब समझाएंगे, अभी आएगा वो बेसाल्टिक लावा, फिर डेक्कन ट्रैप, और फिर वो बहुत सारे जो शैल समूह हैं उसका निर्माण कैसे होता है सब बताएंगे। क्लियर? चलो, फसल, फसल होगी बागानी फसल, बागानी फसल, बागानी फसल। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे क्या? प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स या गार्डन क्रॉप्स भी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोल लीजिए। क्लियर? बागानी फसल या बागवानी फसल, जिसको इंग्लिश में प्लांटेशन क्रॉप्स बोलेंगे, गार्डन क्रॉप्स बोलेंगे, या फिर हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। मतलब ऐसे जगह पे जहां बागानी फसलें होती है, जहां पर
सीढ़ी नुमा आकृति होती है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ये पूरे भूभाग की जो स्थलाकृति है ना, सीढ़ी नुमा है। तो यहां पर जहां कहीं पर सीढ़ी नुमा खेत होंगे, बागानी फसलें की जाती है। ठंडा प्रदेश भी है तो ठंडे फसल भी किए जाएंगे, जैसे लीची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। बागानी फसल के तौर पे बात करें, पहाड़ों में आलू उगाया जाता है, क्लियर है। तो आलू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लीची हो गया, ये सारे फसल यहां पर होते हैं, ठीक। टमाटर, टमाटर को बिल्कुल याद रखिए। टमाटर यहां पर एक तहसील आने वाला लुड़ेग, टमाटर की राजधानी जिसको बोलते हैं, किसको, लुड़ेग को, वो भी आएगा, क्लियर है। तो ये सारे फसल होते हैं बागानी फसल के अंतर्गत, क्लियर है ये क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया, जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होने वाली है। औसत वर्षा ध्यान रखिएगा 170 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लीजिएगा। 170 सेंटीमीटर मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार से ज्यादा वर्षा होती है इस वाले भूभाग में। 170 सेंटीमीटर वर्षा, क्लियर है, ठीक है। स्थान का नाम एग्जैक्टली ध्यान रखा जाए ना, लुड़े ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र देखिए, महानदी अपवाह तंत्र का भाग है ये, महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। बोलने का मतलब यहां पर कि जो नदी होगी ना मुख्य रूप से, वो महानदी में जाके मिल रही है, महानदी मुख्य नदी है, उसमें जाकर मिल रही है, इस कारण ये अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ रहा है। ईब नदी, मांड नदी, दो मुख्य नदियां किधर जा रही है, जाकर मिल रही है महानदी में। ईब नदी जाके उड़ीसा में मिलती है, रायगढ़ के पास, जबकि मांड नदी मिलती है रायगढ़ में, किससे, महानदी से, ठीक है। तो महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। औसत ऊंचाई इसकी एग्जैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर अलग अलग पार्ट प्रदेश है, सभी पार्ट प्रदेश की अलग अलग ऊंचाई है, तो एग्जैक्ट एवरेज नहीं लेते। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, 700 से 1000 के बीच में इसकी औसत ऊंचाई, 700 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आप ले सकते हो, अगर एग्जाम में दिया, ले सकते हो मतलब एकदम गैस नहीं है, एक हेल्दी गैस है। क्योंकि अकेले हम सामरी की बात करें तो 1200 मीटर, बाकी अन्य क्षेत्र उनसे थोड़े छोटे छोटे हैं। तो पूर्वी बघेलखंड जब 700 था तो उससे अधिक 700 से 1000 के बीच में आपका क्या आएगा, औसत ऊंचाई, क्लियर है। चलिए, अगली हम स्थलाकृति की बात करेंगे। यहां पर ये पॉइंट क्लियर है, इतने सारे पॉइंट क्लियर है यहां पर। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर चाहे तो एक साथ ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। अपवाह को परिभाषित ऐसे करते हैं कि जहां पर मुख्य नदी बह रही है और उसके आसपास के क्षेत्र से बहने वाली छोटी छोटी नदियां, इन सभी को मिलाकर जो क्षेत्र होता है उसको अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या, जहां पर पानी निकल के या जिस रास्ते से बहता है, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं ना। तो छोटी छोटी नदियां जिस क्षेत्र से बहती है, जिस क्षेत्र से बहती हैं, उस पूरे क्षेत्र को, और जहां पर जाके बड़ी नदी से मिलती है उस क्षेत्र को मिलाकर अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र कहा जाता है, क्लियर है। चलिए स्थलाकृति देखिए, इस क्षेत्र की स्थलाकृति सीढ़ी नुमा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सीढ़ी नुमा, ठीक है। स्टेयर्ड स्ट्रक्चर, स्टेयर्ड स्ट्रक्चर आपका यहां पर है सीढ़ी नुमा। अब यहां पर जितने भी आने वाले जो पार्ट प्रदेश है सबका लिखते हैं। सबसे पहला है मेन पार्ट, सबसे पहला है मेन पार्ट, लिखते जाइए, मेन पार्ट, ठीक है। मेन पार्ट की ऊंचाई ध्यान रखिएगा, मेन पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर, 1152 मीटर ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मेन पार्ट नहीं है, आगे आने वाली, कमेंट करना बंद करिए, ठीक है। 1152 मीटर मेन पार्ट की ऊंचाई। छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं, अन्य बातें नोट करिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला, ठीक। 1962 ध्यान रखेंगे, मेन पार्ट के संबंध में क्या हुआ था, तिब्बती शरणार्थियों को यहां पर बसाया गया था मेन पार्ट में, ठीक है। 1962 भारत चीन युद्ध के तौर पे भी जाना जाता है। दलाई लामा वाला केस है, दलाई लामा वर्सेस चीन, देन इंडिया वर्सेस चीन, ये हो चुका था उस समय स्थिति, और तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था मेन पार्ट वाले क्षेत्र में 1962 में, क्लियर है। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, ये सारे तीर्थ स्थल नहीं, माफ कीजिए, पर्यटन स्थल, सॉरी, पर्यटन स्थल इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतनी बातें मेन पार्ट के संबंध में ध्यान रखिएगा। क्या करें, रिपीट करें,
1152 मीटर हाइट मैन पाट की ऊंची चोटी। तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था 1962 में। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सारे इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिला कौन सा? सरगुजा। मैन पाट तो सरगुजा में ही बताया था मैंने, ठीक है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलते हैं। हो गई इतनी बातें। अगला स्थलाकृति जशपुर पाट। जशपुर पाट, चलिए नोट करिए जशपुर पाट। अगला जशपुर पाट का एक और नाम है निचला घाट। क्या बोलते हैं इसको? निचला घाट। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं मैप में, ये जो कुसमी वाला भाग है ना, इसको ऊपर घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर घाट। और ये जशपुर वाला भाग है, इसको बोलते हैं निचला घाट। निचला घाट, ठीक। ऊपर घाट, निचला घाट। इसके पीछे रीजन क्या है ऊपर घाट और निचला घाट बोलने के पीछे? या तो ये हो सकता है कि ये भाग इस पाट प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है, ये नीचे वाले हिस्से में आ रहा है, तो इस कारण ऊपर और निचला बोल रहे हैं। एक और रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि इस वाले भूभाग की जो ऊंचाई है वो अधिक है और इस वाले जशपुर पाट की जो ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, तो इस वजह से इसको निचला घाट कह रहे हैं और इसको ऊपर घाट कह रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ऊपर घाट किसको बोलते हैं? कुसमी को बोलते हैं, कुसमी पाट को। और निचला घाट किसको बोलते हैं? जशपुर पाट को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जशपुर पाट हो गया निचला घाट। अब इसके संबंध में इसके घाट, 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 निचला घाट, पाट नहीं घाट, ठीक है। घाट के नाम से दिया है, पाट के नाम से नहीं दिया। पाट मैंने बता दिया, निचला ऊपर घाट, निचला घाट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जशपुर पाट के संबंध में कुछ और बातें हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा पाट प्रदेश जशपुर पाट दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पाट कौन सा है? जशपुर पाट, ये मैंने आपको बता दिया। संपूर्ण जशपुर जीरा इसमें शामिल है। ईब मैनी घाटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईब मैनी घाटी, मैनी घाटी भी बोलते हैं इसको, घाटी भी कहते हैं। ईब नदी बह रही है, मैनी नदी भी इसमें से बहती है। ईब नदी, मैनी नदी, घाटी कहते हैं संयुक्त रूप से। चाय बागान मुख्य रूप से, चाय की खेती, हाँ बागानी फसल में चाय की खेती भी होगी। चाय की खेती मुख्य रूप से इस जशपुर पाट प्रदेश में की जाती है। तो चाय बागान के रूप में भी आपको जशपुर पाट ध्यान रखना है। चाय बागान नोट करिए, चाय बागान, चलिए कर लेते हैं चाय बागान, ठीक। ये सारी बातें ना एक्स्ट्रा नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्लियर है। लोरो घाटी, फूलों की घाटी, लोरो घाटी, क्या? फूलों की घाटी, लोरो घाटी भी इस जशपुर पाट में है। लोरो, लोरो घाटी, ठीक, क्लियर है इतनी बातें जशपुर घाट के संबंध में। चलिए इतनी बातें हो गई। अगला सामरी पाट। सामरी पाट, सामरी पाट कहां पर है? बलरामपुर में। जशपुर पाट कहां है? जशपुर जिला में, पूरा पूरा बलरामपुर में सामरी पाट। सामरी पाट का सबसे ऊंचा चोटी गौरलाटा, क्या? गौरलाटा, गौरलाटा 1225 मीटर, 1225 मीटर, गौरलाटा 1225 मीटर। इस सामरी पाट को, इस सामरी पाट को दो भागों में बांटा जाता है। इस सामरी पाट को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है लहसुन पाट, एक होता है लहसुन पाट और एक होता है जमीर पाट। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो लहसुन पाट और जमीर पाट है, ये सामरी पाट के ही दक्षिण पश्चिम भाग है और दक्षिण पूर्व भाग है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व है, ठीक है। ये सामरी पाट का दक्षिण पूर्वी भाग है और ये जो है दक्षिण पश्चिमी भाग है। क्लियर? किसका? सामरी पाट का। अंतर स्पष्ट है क्या? अंतर स्पष्ट है आप सभी को? गौरलाटा हो गया, लहसुन पाट जमीर पाट हो गया, देख पा रहे होंगे। देखिए सामरी पाट इधर, जमीर पाट इधर, लहसुन पाट। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए चलिए। जमीर पाट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जमीर पाट को। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जशपुर पाट को, माफ कीजिए जमीर पाट को। एक और बात, अगर पूछा जाए कि गौरा लाटा कहां पर है और सामरी पाट का नाम नहीं देकर लहसुन पाट, जमीर पाट अगर ऐसा दे दिया या कुसमी पाट अगर दे दिया, तो ध्यान से सुन, अगर गौर लाटा कहां पर है पूछा जाता है और सामरी पाट आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है मतलब, तो आंसर लहसुन पाट ले लेना है। तो आंसर क्या ले लेना है? लहसुन पाट ले लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला भाग याद रख लीजिए, जारंग पाट। चौथा जारंग पाट, ये देखिए जारंग पाट इधर है। ठीक है, एक्सपांशन बलरामपुर में, थोड़ा सा आपका सरगुजा में, इस तरीके से इसका एक्सपांशन है। ठीक है ना। लुंड्रा तहसील, लुंड्रा तहसील, तहसील का नाम है लुंड्रा, लुंड्रा तहसील। ठीक है, सरगुजा, पूर्वी सरगुजा, उत्तरी सीतापुर, उत्तरी सीतापुर, देखो सीतापुर लिखा है, उत्तरी सीतापुर। ठीक है, पूर्वी मैनपाट, ये सारे तहसीलों का नाम लिखा है। सीतापुर देखना, ये बगीचा है, सन्ना तहसील है, कुनकुरी है, तपकरा है, ये सब ध्यान में रखिए आप नाम को, सब आगे आने वाले नाम है। तपकरा को नागलोक कहा जाता है, नागलोक। ठीक है, कुनकुरी, कुनकुरी सबसे बड़ा एशिया का कैथोलिक चर्च, कुनकुरी जशपुर में। सन्ना तहसील, बगीचा तहसील, छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है इस बगीचा तहसील को, जशपुर के अंतर्गत आता है। सीतापुर, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। लुड़ेग, टमाटर की राजधानी, सारी बातें दिमाग में बैठाते चलिए। जारंग पाट के बारे में देखते हैं बात। सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है, सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार, बॉक्साइट भंडार। ठीक है, सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार जारंग पाट। एक्सपांशन मैंने बताया कहां पर? पूर्वी सरगुजा, तहसील के तौर पे उत्तरी सीतापुर, थोड़ा सा बलरामपुर, मतलब दक्षिणी बलरामपुर कर लीजिएगा, यहां पर यह तहसील एक्सपांशन है। और ज्यादा एक्सपेंशन करें तो लुंड्रा तहसील जारंग पाट का एक्सपांशन। क्लियर। कुनकुरी को मैंने बोला एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब वो है कि नहीं सबसे बड़ा, ये मुझे नहीं पता, मैंने जो पढ़ा है वो आपको बताया, एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च बोलते हैं उसको। ठीक है, अब है कि नहीं वो नहीं पता। ठीक, अगला कुसमी पाट, कुसमी पाट। कुसमी पाट को मैंने क्या बोला था? ऊपर घाट, ऊपर घाट। ठीक, इसको बोलते हैं। चलिए, यहां पर एक पहाड़ है, पठार है, सॉरी, खुड़िया, खुड़िया पठार, खुड़िया पठार। ठीक है, इस खुड़िया पठार में कुछ कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जिसका नाम हमको याद रखना है, इनके अलावा वही बात है फिर। ठीक है, चलिए यहां पर एक खुड़िया पठार है कुसमी पाट में, इसमें कुछ कुछ छोटी पर्वत श्रेणियां हैं या पठारें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से एक है इस खुड़िया पठार के अंतर्गत आने वाला एक पाठ है पंडरा पाठ, पंडरा पाठ। ये देखिए, तो पंडरा पाठ यहां पर अलग से दिख रहा है, वो किसका भाग है? कुसमी का भाग है, ऐसा एल.एन. वर्मा जी की बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, तो कुसमी का भाग पंडरा पाठ, ओके, खुड़िया पठार के अंतर्गत आने वाला। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि पंडरा पाठ केवल बलरामपुर में ही है, ऐसा मत करिएगा। बाध्यता तो है नहीं कि उसी जिले में सिमट कर रह जाएगा, जैसे मैंने भी कहा है। बस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करिएगा, लोकेट करने की कोशिश करिएगा। खुड़िया पठार के अंतर्गत आने वाला एक भाग है पंडरा पाठ, पंडरा पाठ। पंडरा पाठ की ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है। पंडरा पाठ की ऊंचाई के तौर पे आपको याद रखना है 1123 मीटर। सिर्फ उसी की ऊंचाई देख रहे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, जैसे ये तो करना ही है। उसके बाद हमने मैन पार्ट की भी ऊंचाई देखी थी 1152। ठीक है, उसके बाद ये ठीक ठाक ऊंचा है 1123 मीटर पंडरा पाठ। क्लियर। उसके अलावा बुर्जुडीह, बुर्जुडीह, बुर्जुडीह पहाड़ी, याद रखिए बुर्जुडीह। भंवर पहाड़, भंवर पहाड़, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? कुसमी पाठ के खुड़िया पठार के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से बलरामपुर कर दीजिएगा, दक्षिणी बलरामपुर। ठीक, तेंदुपाट, तेंदुपाट पहाड़, सुलेशा की पहाड़ी,
सुलेशा की पहाड़ी, ये सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। सुलेशा की पहाड़ी, कौन कौन से? पंडरा पाट, बुर्जुडीह, भंवर पहाड़, तेंदु पाट, सुलेशा पहाड़ी, ये सब आ रहे हैं किसके अंतर्गत? कुसमी पाट के अंतर्गत। होप हो गई होगी सारी चीजें क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एल एन वर्मा जी की बुक में बोला है कुसमी पाट कुसमी पाट के अंतर्गत आने वाला खुड़िया पठार के अंतर्गत 15 पाट आ रहा है। तो देखिए कुसमी इधर है बलरामपुर में, नीचे आएंगे थोड़ा जशपुर लग जाएगा, जशपुर। तो ये जो 15 पाट है ना, दक्षिणी बलरामपुर और जशपुर दोनों में इसका एक्सपांशन है। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन खैर पूछा भी नहीं जाएगा कि भैया 15 पाट कौन से जिले में है, ऐसा एकदम बकवास प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना तो भरोसा है। बुर्जुडीह, नहीं हाइट नहीं करना भैया, सभी का हाइट करेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है। हाइट सिर्फ उसी का जिसका पॉसिबल है करना, जो थोड़ा ठीक ठाक ऊंचा है। क्लियर? इतनी बातें हो गई। बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है ये 15 पाट, और ज्यादा कर लें, ये बगीचा तहसील है, ये बगीचा तहसील उसी के अंतर्गत ये 15 पाट आ रहा है, और बगीचा तहसील मतलब जशपुर जिला। क्लियर? इतनी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश का पूरा पोर्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा यहां पर। तो ये था, हमने 2 पोर्शन आज कवर किया। अच्छा, 2 पहाड़ी का नाम और छूट गया है, कहां लिखे? यहां नीचे लिख देते हैं। जशपुर पठार के अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़, जशपुर पठार करके एक पठार श्रेणी है, जशपुर पठार करके एक पठार श्रेणी है जशपुर पाट के अंतर्गत। जशपुर पाट के अंतर्गत जशपुर पठार है, जशपुर पाट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 2 पहाड़ी का नाम और इधर ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। माखेल, माखेल, माखेल पहाड़ी, ठीक है, माखेल पहाड़ी याद रखें। अगला कोसंगा पहाड़ी, कोसंगा, कोसंगा पहाड़ी, कोसंगा पहाड़ी, ठीक है। और करील डोंगर, करील डोंगर, करील डोंगर की पहाड़ी, ये जशपुर पाट के अंदर आ रहे हैं, जशपुर पाट के अंदर। ऊपर नहीं लिख पाया, यहां लिख देते हैं, जशपुर पाट के अंदर आने वाले कुछ पहाड़ी क्षेत्र, कुछ चोटियां। माखेल, माखेल, कोसंगा, करील डोंगर, ये सभी आ रहे हैं किसके अंदर? जशपुर पाट के अंदर। एकदम क्लियर? क्लियर तो नहीं, कंफ्यूजन तो हो गई होगा इसमें। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मैप से बार बार पढ़ना पड़ेगा, आसपास पढ़ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा। आसपास के गांव देखो, ये गांव में लिखा है मैंने, सीतापुर है, बगीचा है, सन्ना तहसील है, कुनकुरी है, तपकरा है, ये सारी चीजें। एक और बात ध्यान रखिएगा, मैप पढ़ने के नाम पे सभी तहसील को रट्टा मारना नहीं बैठना है किसी को, वहां किए मतलब बर्बाद हो गए। सिर्फ मैप रटना बैठे मतलब गए। टॉपिक के अनुसार मैप देखेंगे ना, एक साथ पूरा मैप बता दूंगा तो फिर और खिचड़ी पक जाएगी, इतने में ही खिचड़ी पक चुकी है। समझ रहे बात को? तो जहां मैप की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बताएंगे। वैसे खनिज में पूरा मैप से पढ़ेंगे, फिर वहां पर जो जो जरूरत वाली चीजें हैं, नाम है, गांव है, क्षेत्र है, वो याद कर लेंगे। तो इस तरीके से जब टॉपिक वाइज करेंगे ना, पूरा मैप तैयार हो जाएगा। अन्यथा मैप रटते बैठे रहेंगे, बाकी चीजें पता ही नहीं, सिर्फ मैप पता है। हो गया क्लियर यहां पर? तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा 2 मुख्य भूभाग, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और एक जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तरीका क्या है याद करने का? तरीका यही है कि इसको बार बार मैप से लोकेट करके रिवाइज करना है, एक समय के बाद ये दिमाग में बैठने लगता है। कुछ कुछ ऐसे पर्वत श्रेणियां जिसको पीएचसी पूछ चुका है, रटना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि इसको पहले पूरा अच्छे से पढ़िए मैप से लोकेट करके, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं, 2 से 3 बार रिविजन और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना, तो दिमाग में ये सेट हो जाता है। तो कल की क्लास में हम बेसिकली देखेंगे 2 बचे हुए प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, ठीक है। जिसको जो डाउट है वो अभी पूछ लेंगे, बाकी यहां पर आज के मेरे जो पढ़ाई का जो कोटा है वो हो गया पूरा। धन्यवाद।